एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो अपने पिछले क्लास में हमने ट्रेड थ्योरी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस थे, उसको हमने डिस्कस किया। उसी को कंटिन्यू रखते हुए इस वीडियो में भी हम कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है जो हमारे द्वारा ये फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रिलिंग 5 होल्स इन ए 20 मिलीमीटर थिकनेस प्लेट where diameter of drill 10 mm and cut speed is 1.5 मीटर पर मिनट एंड फीड इज 0.05 mm। यहाँ पर बेसिकली हमें क्या निकालना है, मशीनिंग टाइम निकालना है। मशीनिंग टाइम के लिए यहाँ पर ड्रिल का प्रयोग किया जा रहा है तो ड्रिलिंग टाइम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, ड्रिलिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमें क्या क्या डाटा दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है कि जो प्लेट की थिकनेस है जिसमें हमें ड्रिल करना है उसकी थिकनेस कितनी है, 20 mm थिकनेस है। ड्रिल का डायमीटर कितना है, 10 mm ड्रिल का डायमीटर है। कटिंग स्पीड हम 1.5 मीटर पर मिनट रखने वाले हैं। फीड कितना दे रहे हैं, 0.05 mm फीड दे रहे हैं। और 5 होल हमें उस 20 mm की थिकनेस वाली सीट में करना है। तो इसके लिए टोटल कितना टाइम लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए मशीनिंग टाइम का फार्मूला होता है। अगर बेसिकली बात की जाए ड्रिल में मशीनिंग टाइम हमें निकालना है, ड्रिलिंग टाइम, तो उसके लिए फार्मूला होता है थिकनेस ऑफ सीट प्लस 0.3D, जहाँ 0.3D क्या है, कोन हाइट है। ये ड्रिल का क्या होता है, ये जो कोन हाइट है इसको हम 0.3D लेते हैं। फिर आरपीएम इंटू फीड। अब आरपीएम हमें नहीं दिया गया है डायरेक्टली क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरपीएम कैलकुलेट करेंगे कटिंग की स्पीड और ड्रिल के डायमीटर की सहायता से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कटिंग स्पीड बी बराबर क्या होता है, πD/N/1000 मीटर पर मिनट होता है। यहाँ से अगर हम आरपीएम एन के लिए फार्मूला निकालें तो क्या आ जाता है, कटिंग स्पीड गुणे 1000/π/D। कटिंग स्पीड के इस फार्मूले की सहायता से इसे हम ड्राइव करते हैं। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। कटिंग स्पीड 1.5 दिया गया है, 1000 आपका कांस्टेंट है, ड्रिल का डायमीटर 22 है, 10 दिया, सॉरी ड्रिल का डायमीटर कितना है, 10 है, और पाई की वैल्यू रखनी है 22/7। तो 22/7 तो 7 बटे में तो ऊपर चला गया, गुणा में हो गया 7। ठीक, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल निकल के आएगा 525/11। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमें ड्रिल का डायमीटर दिया गया था, कटिंग स्पीड दिया गया था, इसकी सहायता से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, आरपीएम निकाल लिया कि राउंड पर मिनट वो कितना रेवोल्यूशन लगा रहा है। तो आरपीएम आ गया 525/11। अब हम क्या करेंगे, अब मशीनिंग टाइम का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, मशीनिंग टाइम मान लीजिए अगर आपको इस, यहाँ ड्रिलिंग टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में टेपर टर्निंग, स्टेप टर्निंग, इस सब का टर्निंग टाइम पूछ लिया जाए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टर्निंग टाइम का भी सेम फार्मूला होगा, मीन्स लेंथ ऑफ जॉब इनटू नंबर ऑफ कट। वहाँ एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है, नंबर ऑफ कट, कि कितने कट में हम जॉब को फिनिश कर रहे हैं, बटा फीड इनटू आरपीएम। सेम यही फार्मूला यूज करना है, बट डिफरेंट क्या है, ड्रिलिंग के लिए हमें यहाँ 0.3D कोन हाइट लेना होता है, और टर्निंग के लिए हम क्या लेते हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ कट लेते हैं कि जनरली कितने कट में उसको फिनिश कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ कट नहीं भी दिया जाता है क्वेश्चन में तो हम उसको एक मान के हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ जॉब मीन्स या कह सकते हैं थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी है, 20 mm है। 0.3 × D का मतलब डायमीटर 10 mm हो गया। आरपीएम 525/11। फीड को 0.05 रख के इसको जो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 11 ये ऊपर चला जाएगा। 0.05 को जब हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल में तो क्या हो जाएगा, 5 बटा देखो 0.05 है, यहाँ पर हमें दशमलव हटाना है तो ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो सिंपल यहाँ 5 जो 100 नीचे आया उसको हमने ऊपर भेज दिया। इस सब को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो निकल के आता है 9.638 मिनट। ठीक, कितना निकल के आया, 9.638 मिनट। अब ये कितने होल के लिए है, यह एक होल के लिए है। तो एक होल के ड्रिलिंग के लिए कितना टाइम लगा, 9.638 मिनट लग रहा है। हमें एक्चुअल में निकालना कितने के लिए है, तो हमें निकालना है 5 होल के लिए। तो इसी को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा
19 मिनट। तो ये 48 आपका पूरा पूरा है, तो ये 48 मिनट हो जाएगा। 0.19 है तो इसे आप 19 सेकेंड मान सकते हैं, ठीक। या 19 की जगह फिर अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड हो जाएगा। जब 0.19 को आप 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो लगभग आपका ये क्या आ जाएगा, 60 सेकेंड आ जाएगा। तो 5 होल की ड्रिलिंग के लिए यहाँ टोटल कितना टाइम लगेगा, 48 मिनट 20 सेकेंड लगने वाले हैं, ठीक। क्या किया हमने, सबसे पहले जो हमें डाटा दिया गया था, क्या प्लेट थिकनेस थी, डायमीटर था, स्पीड और फीड था, हमने निकाल लिया सबसे पहले आरपीएम। आरपीएम निकालने के बाद हमने मशीनिंग टाइम के फार्मूले में पुटअप कर दिया वैल्यू, और हमारे पास आंसर आ गया। अब ये दोनों उत्तर आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, 9.638 भी होगा और 48.19 भी होगा। तो आपको ध्यान रखना है, पहले ये एक होल के लिए निकला है, जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये आपके लिए 5 होल का निकल के आएगा टाइमिंग। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा एग्जाम में, नहीं तो ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इन ये 100 mm लॉन्ग जॉब सेगमेंट 1:10 टेपर हैज बीन गिवन अप टू 75 mm लेंथ, देन ऑफसेट गिवन टू टेल स्टॉक विल बी। एक 100 मिलीमीटर लंबा कोई जॉब है जिसमें टेपर रेशियो कितना है, 1/10 का है, उसमें 75 mm तक क्या करना है, टेपर काटना है, ठीक। तो उसके लिए टेल स्टॉक ऑफसेट कितना होगा, ऑफसेट की हमें कैलकुलेशन करनी है। आप सभी को पता है टेपर टर्निंग की कितनी विधियां होती है, मुख्यतः 3 प्रयोग करते हैं। सबसे पहला होता है कंपाउंड स्लाइड मेथड के द्वारा, ठीक। दूसरा होता है टेल स्टॉक ऑफसेट के मेथड के द्वारा, और जो तीसरा होता है अटैचमेंट का प्रयोग करके। तो यहाँ पर आपको टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड से कैलकुलेट करने को कह रहा है। क्या क्या दिया गया है, हमें टोटल लेंथ जॉब की दी गई है, कैपिटल एल 100 mm, सॉरी कैपिटल एल ना करके इसे आप क्या कहेंगे, सॉरी हाँ, टोटल लेंथ ऑफ जॉब कितनी है, 100 mm दिया गया है। टेपर लेंथ कितनी दी गई है, 75 mm दी गई है। मतलब टोटल जॉब की लंबाई कितनी है, 100 mm है, लेकिन हमें टेपर कितने में काटना है, हमें टेपर काटना है केवल 75 mm में, ठीक। हमें केवल इतने वाले पार्ट में टेपर काटना है, इतने में टेपर नहीं काटना है, पूरी लंबाई में टेपर नहीं काटना है। कितने में काटना है, केवल 75 mm में हमें टेपर काटना है। टेपर रेशियो कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है। टेल स्टॉक ऑफसेट कैलकुलेट करना है, ठीक। टेल स्टॉक ऑफसेट कैलकुलेशन के लिए फार्मूला होता है D-T/2 इंटू L/L, ठीक। मीन्स D-T/2L इंटू L, ये फार्मूला होता है टेल स्टॉक ऑफसेट का। अब हमें यहाँ पर D-D दिया ही नहीं गया है, ना कैपिटल डी दिया गया, ना स्मॉल डी, ना जॉब का हमें बड़ा डायमीटर दिया गया है, ना छोटा डायमीटर दिया गया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यही आपको दिया गया है रेशियो। अगर हम टेल स्टॉक ऑफसेट के फार्मूले को रेशियो के पदों में आपको बताएं तो ये क्या होता है, R/2 इंटू कैपिटल यल होता है। मतलब रेशियो/2 इंटू कैपिटल यल, ये क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है टेल स्टॉक ऑफसेट का। तो इसे कैसे देखें, कैसे हो जाता है, क्योंकि टेपर रेशियो के, या जिसे आप कोनिकसिटी कहते हैं, ये क्या होता है, D-D/L होता है, ठीक। कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई एल, यही क्या होता है, हमारा टेपर रेशियो होता है। टेपर रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/10 दी गई है। तो यहाँ जहाँ टेल स्टॉक ऑफसेट के फार्मूले में D-D/L है, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, क्योंकि यही क्या हमारा टेपर रेशियो दिया गया है, ठीक। तो हमने क्या किया, हमारे पास फार्मूला क्या था टेली स्टॉक ऑफसेट का। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेशियो या कोनिकसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो D-D/2 होता है। इसी में अगर पूछ लिया जाए थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा निकालने के लिए, तो D-D/2L होता है। अब यही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑफसेट का फार्मूला क्या होता है, तो इसी में कैपिटल एल जुड़ जाता है। तो ये तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद में रखने हैं। अब हमने D-D/L के स्थान पर 1/10 रख दिया। कैपिटल एल की वैल्यू आपको पता है 100 है। टोटल जॉब की लंबाई कितनी है, 100 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, टोटल कितना निकल के आ जाएगा, 100, 10 से कैंसिल होके 5 आ जाए, 10 आएगा। 10 को 2 से कैंसिल करेंगे, 5 आएगा। तो ऑफसेट कितना होगा, 5 mm हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर टेल स्टॉक को ऑफसेट करना पड़ेगा, ठीक। एक बार ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आता है वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या क्या दिया गया था, कैपिटल एल, स्मॉल एल और रेशियो दिया गया था। अगर आप R/2 इंटू एल से भी लगाएं तो भी आ जाएगा। R की वैल्यू कितनी है, 1/10 है। टोटल एल कितना है, तो टोटल एल 100 है, ठीक।
और यहाँ पर बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 10 से काटेंगे 10 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा। तो डायरेक्टली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसका पूरा बेसिक क्या है ये हमने आपको यहाँ से क्लियर कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेल्ट ड्राइव से लिया है इसमें हमने। In an open bell drive, large pulley dia is 80 centimeter and small pulley dia 60 centimeter. If the center distance between the pulley is 500 centimeter, then find out the length of the open belt. आपको पता है बेल्ट ड्राइव कितने प्रकार की होती है, दो। ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, जो बेसिकली हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जो कैपिटल डी, इन सब इसमें दो पुली होती, एक छोटी पुली एक बड़ी पुली। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये पट्टे चलते हैं। हो गया ओपन बेल्ट ड्राइव का, ठीक। क्रॉस बेल्ट ड्राइव होगा तो कैसे आएंगे, पट्टे इस प्रकार से आएंगे, ठीक। तो ओपन बेल्ट ड्राइव में सबसे पहले आपके पास दो पुली है, तो यहाँ पर जो बड़ी पुली उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर दिया गया है, छोटी पुली का डायमीटर 60 सेंटीमीटर दिया गया। और सेंटर डिस्टेंस क्या है, ये दोनों पुली हैं, तो इनके बीच की जो ये दूरी है यही क्या है, सेंटर डिस्टेंस है। ये कितना दिया गया है, 500 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें कैलकुलेट करना है जो टोटल यहाँ पर लेंथ की जो बेल्ट प्रयोग की जाएगी, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी बेल्ट की। तो इसके लिए फार्मूला है ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए, लेंथ ऑफ बेल्ट बराबर 2 इंटू सी मीन सेंटर डिस्टेंस, प्लस 1.57 प्लस डी माइनस डी का होल स्क्वायर बटा 4c। ये किसके लिए है, ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए। अगर यही क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए पूछा जाए तो यहाँ पर डी प्लस डी है या डी माइनस डी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। केवल एक चेंज करना है, क्या चेंज करना है, यहाँ फार्मूले में आपको जो दिया गया है डी माइनस डी का होल स्क्वायर, इसी को जब आपका क्रॉस बेल्ट ड्राइव होगा तो डी प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सबसे पहले लेंथ आपका सेंटर डिस्टेंस दिया गया है 500, डी प्लस डी मतलब 80 प्लस 60, 80 माइनस 60 बटा यहाँ 500 रख देंगे सी के स्थान पर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 500 को 2 से गुणा करेंगे 1000, 8 और 6 मतलब 140, 140 को 1.57 से मल्टीप्लाई करेंगे 219.8 आएगा। 80 में से 60 माइनस करेंगे बचेगा 20, 20 का स्क्वायर करेंगे 400। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 0.2 बचेगा। तो टोटल कितना निकल के आया, 1220, 1220। लेंथ ऑफ बेल्ट कितनी निकल के आई, 1220 सेंटीमीटर हमें लंबी बेल्ट चाहिए होगी, ठीक। तो आशा करते हैं ये प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको एक फार्मूला याद रखना है कि L बराबर 2C प्लस 1.57 डी प्लस डी माइनस डी का होल स्क्वायर बटा 4C। ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये फार्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए फार्मूला क्या होता है और ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए क्या होता है। तो ओपन बेल्ट ड्राइव में यहाँ पर माइनस होता है और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में यहाँ पर क्या हो जाता है, इसमें प्लस हो जाता है, बस इतना केवल अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रीमिंग से। व्हाट साइज ऑफ ड्रिल विल बी रिक्वायर्ड टू अचीव 5-6H7 होल थ्रो रीमिंग इन ए स्टील वर्क पीस। एक स्टील वर्क पीस में क्या करना है, रीमिंग करना है 5-6H7। H7 का मतलब क्या है, होल बेसिस सिस्टम। अब वहां पर होल का डायमीटर यहाँ पर कितना दिया गया है, 6, मतलब रीमिंग के पश्चात 6 आएगा होल का डायमीटर। तो इसके लिए जो हम इनिशियल ड्रिलिंग करेंगे वो कितने का ड्रिलिंग करेंगे। अब ड्रिलिंग और रिमिंग आपको पता ही है, जब हम किसी भी जॉब में क्या करते हैं, होल करते हैं तो उसे ड्रिलिंग कहते हैं। ड्रिलिंग इतना परिशुद्ध होल नहीं होता है, तो इस होल को परिशुद्धता में फिनिश करने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर रिमिंग की जाती है। तो रिमिंग के लिए कुछ अलाउंस छोड़ना पड़ता है ड्रिलिंग के पश्चात, नहीं तो मेटल नहीं हटाएगा तो होल फिनिश नहीं हो पाएगा। तो ही कितना अलाउंस छोड़ना है, डायरेक्टली आपको फिनिशिंग के बाद 6 का होल चाहिए, लेकिन हमें ड्रिलिंग करना है तो 6 से कुछ कम का करेंगे, तभी आपके पास मेटल होगा रिमिंग करने के लिए। तो वही आपको कैलकुलेट करना है कितना का आपको ड्रिल करना है। तो ड्रिल साइज के कैलकुलेशन के लिए फार्मूला होता है कि ड्रिल साइज बराबर रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ड्रिल साइज बराबर रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। इसी फार्मूले पर आपको कई सारे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर अंडर साइज और ओवर साइज क्या होता है, तो सबसे पहले बात की जाए ओवर साइज। मान लीजिए आप ड्रिल प्रयोग कर रहे हैं 5.5 का, ठीक। 5.5 का आप ड्रिल प्रयोग कर रहे हैं, तो जब इसके द्वारा आप ड्रिलिंग करेंगे तो एक जो होल बनेगा उसका जो डायमेंशन आएगा एग्जैक्ट 5.5 नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ वाइब्रेशन होगा, कुछ क्लैंपिंग में प्रॉब्लम होगी, कुछ
मतलब उसमें मेटल की प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा बहुत होल का साइज क्या होता है प्लस माइनस वेरी कर जाता है। तो हमेशा ये अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा होल बनाता है, उसी को क्या कहते हैं ओवर साइज। कितना तक ओवर साइज होता है, तो 0.05 mm लगभग ये क्या होता है ओवर साइज होल बनाता है रिमिंग के कंडीशन में। ठीक, अगर हम 5.5 का कर रहे हैं तो कितना बनेगा 5.55 का होल बनेगा। तो ये हमको ओवर साइज को हमेशा ध्यान में रख के कैलकुलेशन करना होता है, जो कि 0.05 होता है सभी कंडीशन में। अब दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है अंडर साइज, कि ये अंडर साइज कितना जा सकता है, तो ये अंडर साइज डिपेंड करता है डायमीटर के अनुसार कि कितना डायमीटर है तो उसमें कितना अंडर साइज हो सकता है। अगर 0.5 mm से डायमीटर कम है ड्रिल का, तो उसके लिए 0.1 से 0.2 mm अंडर साइज, और 5 से लेकर अगर 20 mm तक है ड्रिल का डायमीटर तो 0.2 से 0.3 हो जाएगा। अब यहाँ 5 टू अगर 10 है तो आप 0.2 का प्रयोग करेंगे, और 10 टू 20 है तो 0.3 का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा 21 से अगर 50 तक है ड्रिल का डायमीटर तो 0.3 से 0.4 यहाँ पर अंडर साइज होता है। मोर देन 50 अगर 50 mm से ज़्यादा है ड्रिल का साइज तो 0.5 से 1 mm तक अंडर साइज होता है। ये आपको चार्ट याद रखना है। इसमें भी बेसिकली बस यही केवल एक याद रखना है, अगर 5 से 20 mm के बीच का होल साइज है तो उसके लिए कितना होगा अंडर साइज 0.2 से 0.3। अगर 10 mm तक है 12 mm तक है तो 0.2 लेंगे, 12 mm से ज़्यादा है तो 0.3 लेंगे अंडर साइज। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, फार्मूला था ड्रिल साइज बराबर रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो रीमर साइज यहाँ पर कितना दिया गया है, तो रीमर साइज दिया गया है कि 6 mm होना चाहिए आफ्टर रीमिंग के पश्चात। दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया है अंडर साइज और ओवर साइज। तभी आपने देखा कि अंडर साइज कितना होगा, तो अंडर साइज होगा 0.02। क्यों, क्योंकि 5 से 20 mm के बीच में ड्रिल का डायमीटर कितना है 6 है, तो 6 की कंडीशन में हम कितना लेंगे 0.2 लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ओवर साइज, तो ओवर साइज कितना है 0.05 है, तो इसको 0.2 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.25। 6 में से 0.06 में से 0.25 को जब माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा 5.75 निकल के आ जाता है। तो ये 5.75 करेक्ट आंसर एग्जैक्ट आंसर है। अब अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं होता है 5.75 तो आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली वहां पर 5.8 की तरफ भी जा सकते हैं। अगर 5.75 मान लीजिए उत्तर में नहीं दिया गया है तो आप क्या करेंगे 5.8 डायरेक्ट लगाएंगे। कितना लगाएंगे 5.8 लगाएंगे। तो आप याद भी रख सकते हैं डायरेक्टली कि 56H7 के लिए ड्रिल साइज क्या होता है 5.8 होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ ब्लैंक फॉर M10 थ्रेड विथ 1.5 mm पिच। अभी हम देख रहे थे रीमिंग साइज के लिए। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको टैप ड्रिल साइज का बताया था, जब कभी भी इंटरनल थ्रेड काटनी होती है तो कितना ड्रिल साइज किया जाता है कितने टैप साइज के लिए, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था। इंटरनल थ्रेड की कंडीशन में यहाँ हम आपको बताने वाले हैं एक्सटर्नल थ्रेड की कंडीशन में। एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया, टाइप के द्वारा जब हम थ्रेड काटते हैं तो उसके कंडीशन में। ठीक, तो सबसे पहले थ्रेड काटने के लिए आपको क्या करना होता है, शाफ्ट को टर्निंग करनी होती है। अब शाफ्ट की टर्निंग आप बेसिकली मेजर डायमीटर पे करते हैं, जो आपका मेजर डायमीटर दिया जाता है। जैसे M10 है तो आप 10 में 10 mm में क्या करेंगे शाफ्ट की टर्निंग करेंगे। M10 क्या है इसका मेजर डायमीटर। लेकिन जब हम इस पर थ्रेड काट रहे होते हैं तो जो डायमीटर टर्न किया जाता है उसे कहा जाता है ब्लैंक डायमीटर। ब्लैंक साइज, तो ब्लैंक डायमीटर जो होता है मेजर डायमीटर से थोड़ा सा कम रखा जाता है। तो ये कितना कम रखा जाता है उसी को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड आउट डायमीटर ऑफ ब्लैंक। ब्लैंक का डायमीटर कैलकुलेट करना है। यदि M10 की थ्रेड काटनी है जिसकी पिच कितनी है 1.5 mm पिच है, तो उसके लिए ब्लैंक का साइज कितना हो जाएगा, उसके ब्लैंक का डायमीटर कितना होगा। तो सिंपल इसके लिए फार्मूला है कि कैपिटल D इक्वल टू D माइनस P/10। यहाँ पर जो D है, D मतलब हो गया ब्लैंक डायमीटर, और यहाँ स्मॉल d का मतलब हो गया जो आपका मेजर डायमीटर M10 दिया गया है। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें से आपको माइनस करना है P इंटू 0.1, या इसी को आप कह सकते हैं P/10 भी याद रख सकते हैं। D माइनस P/10 भी आप इसको याद में रख सकते हैं। तो सिंपली बहुत ही सिंपल है, पिच को 10 से डिवाइड कर देना है। तो पिच कितनी दी गई थी 1.5 दी गई है, 0.1 से गुणा करिए या 10 से डिवाइड करिए, कितना होगा 0.15 आएगा।
10 में से 0.15 को माइनस करेंगे तो 9.85 निकल के आ जाएगा। कितना निकलेगा? 9.85 mm निकल के आ जाएगा ब्लैंक का डायमीटर। कितने के लिए? M10 के लिए। इसी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि M16 है इंटू वहाँ पर पिच दी होती है 2 mm। इसकी हमें क्या करनी है? थ्रेड काटनी है। तो इसके लिए ब्लैंक साइज क्या होगा? तो जनरली वहाँ पर ऑप्शन में 14 mm भी दिया होता है, तो स्टूडेंट अगर थोड़ा भी कंफ्यूज होंगे तो 14 mm मार देते हैं। जबकि हमें क्या करना है? जो पिच है, पिच को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2। 16 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15.8 आ जाएगा। तो M16 जिसकी पिच 2 mm है, इसके लिए ब्लैंक साइज क्या होगा? 15.8 mm इसके लिए ब्लैंक साइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है लिमिट फिट टॉलरेंस वाले चैप्टर से आपके। तो यहाँ पर पार्ट ए एंड पार्ट बी आर टू बी असेंबल टूगेदर। ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। इन दोनों पार्ट को क्या करना है? सॉरी, पार्ट ए पार्ट बी, इन दोनों को क्या करना है? असेंबल करना है एक साथ। अब असेंबल करने के लिए यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस दी गई हैं, तो कुछ कैलकुलेशंस के माध्यम से यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या चीज़ कितना रहने वाला है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है? तो इस क्वेश्चन में, सॉरी जस्ट 1 मिनट, तो यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी दिखाया गया है जिनको आपस में क्या करना है? असेंबल करना है। तो यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से इनका डेविएशन दिया गया, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन। तो इसके माध्यम से आपको कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन द शाफ्ट एंड बोर ऑफ द बुश। यहाँ पर जो बुश का बोर दिखाया गया है, ये जो बुश का बोर है और ये शाफ्ट है, इसके बीच में कितना मैक्सिमम क्लियरेंस होगा। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है? दूसरा कैलकुलेट करना है मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द फ्लेंज एंड काउंटर बोर। फ्लेंज और काउंटर बोर के बीच में, फ्लेंज और काउंटर बोर के बीच में कितना यहाँ पर मिनिमम क्लियरेंस होगा, ये कैलकुलेट करना है। ये है काउंटर बोर और ये है फ्लेंज। ठीक, तो ये हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैक्सिमम क्लियरेंस चाहिए आपको। तो मैक्सिमम क्लियरेंस अगर चाहिए होल और शाफ्ट के बीच में, तो उसके लिए फार्मूला होता है कि मैक्सिमम होल का साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट का साइज। अगर आपको मिनिमम क्लियरेंस चाहिए तो उसके कंडीशन में हम लेते हैं मिनिमम का होल साइज माइनस मैक्सिमम शाफ्ट साइज। तो सबसे पहले आपको मिनिमम होल, मैक्सिमम होल, मिनिमम शाफ्ट, मैक्सिमम शाफ्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये आपका क्या है? ये होल है, ये आपका शाफ्ट है। यहाँ पर डायमेंशन क्या दिया गया है? होल का 20H7H8 दिया गया है, जिसके लिए यहाँ पर ES का मतलब हुआ अपर डेविएशन। तो जब हम 27 में पॉइंट, ये आपका 52 क्या है? माइक्रोन है। अब हम जानते हैं जब माइक्रोन को हम mm में बदलेंगे तो 1000 से भाग करना होता है, क्योंकि 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। तो ये आ जाएगा 0.052। तो जब हम 27 में 0.052 जोड़ेंगे तो 27.052 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा? यहाँ मैक्सिमम साइज ऑफ होल हो जाएगा। मिनिमम साइज होल कितना होगा? तो यहाँ पर लोअर डेविएशन, चूंकि ये होल बेसिस सिस्टम है, H8 है फंडामेंटल, यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका। तो लोअर कितना होगा? 27 ही होगा। इसी प्रकार शाफ्ट का कैलकुलेट करेंगे तो 27 में जब -14 माइक्रोन को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 26.9। अब 40 को माइनस करना है तो 960 निकल के आएगा। जब ये आपका लोअर वाला निकालेंगे तो -73 जो माइक्रोन है, इसको माइनस करना पड़ेगा आपको। तो जब उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो 26.927 निकल के आएगा। समझिएगा एक बार, यहाँ पर 27 ये बेसिक है। अपर डेविएशन 52 माइक्रोन है। माइक्रोन को पहले में बदलेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 27 में जोड़ देंगे 52 को, तो आपको मैक्सिमम होल साइज पता चल जाएगी। फिर इसके बाद ये चूंकि लोअर इसका डेविएशन 0 है, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। शाफ्ट की कंडीशन में 27 इसका भी है। अब यहाँ माइनस में चूंकि टॉलरेंस है, तो 27 में से 40 को माइनस करना पड़ेगा, तो निकलेगा कितना? 26.96। तो ये क्या होगा? इसका मैक्सिमम साइज होगा होल का। मिनिमम साइज के लिए 73 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये 26.927 निकल के आएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? हमें मैक्सिमम साइज मिल गया, मिनिमम साइज मिल गया, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वही यहाँ पर किया गया है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज निकालने के लिए 27 में 0.052 को जोड़े तो इतना आ गया। मिनिमम लिमिट में 0 तो वही रह जाएगा। शाफ्ट का मैक्सिमम लिमिट निकालने के लिए
27 में से 0.040 को माइनस किए तो 26.96 आया। मिनिमम लिमिट निकालने के लिए 73 माइक्रोन को माइनस किए तो 26.927 आ गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम क्लियरेंस कितनी होगी। तो मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम होल चाहिए और मिनिमम शाफ्ट चाहिए। तो मैक्सिमम होल कितना है, तो मैक्सिमम होल आपका है 27.052, मिनिमम होल है 26.927, माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 0.125 मतलब जो होल है मीन्स बुश का जो आपका अंदरूनी साइड है और शाफ्ट है, इनके बीच में फिटिंग के बाद कितना मैक्सिमम क्लियरेंस रहने वाला है, तो मैक्सिमम क्लियरेंस 0.125 या आप कह सकते हैं 125 माइक्रोन का वहाँ पर क्लियरेंस रहने वाला है जब आप इन दोनों पार्टों को फिट कर देंगे। जब ये आपका पार्ट यहाँ पर आके फिट होगा तो कितना क्लियरेंस आपको मिलेगा, 0.125 या 125 माइक्रोन का। अब दूसरा क्या आपको कैलकुलेट करना है, जब ये फ्लेंज आकर यहाँ पर बैठेगा काउंटर बोर्ड पर तो यहाँ मिनिमम कितना क्लियरेंस होगा ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ सेम कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले फ्लेंज का अपर लोअर, उसके बाद काउंटर बोर का अपर लोअर। तो काउंटर बोर का अगर अपर कैलकुलेट करें तो 40 में 0.4 जोड़ेंगे तो ये 0.4 क्या है डायरेक्टली यहाँ पर दे दिया गया है आपको एमएम में, इसलिए इसको एमएम में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 40.4 हो जाएगा मैक्सिमम। मिनिमम कितना होगा, 40 में 0.2 जोड़ेंगे तो 40.2 आ जाएगा। ये किसके लिए, काउंटर बोर के लिए। फ्लेंज के लिए देखें तो फ्लेंज के लिए 40 में जब -0.2 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 39.8 आएगा। और 40 में जब -0.3 जोड़ेंगे तो ये 39.7 आएगा। तो ये हो गया काउंटर बोर का मैक्सिमम, काउंटर बोर का मिनिमम, शाफ्ट का मैक्सिमम, सॉरी ये फ्लेंज का मैक्सिमम, फ्लेंज का मिनिमम। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, मिनिमम क्लियरेंस चाहिए। तो मिनिमम क्लियरेंस के लिए क्या करेंगे, हम मिनिमम फ्लेंज लेंगे और सॉरी मिनिमम लेंगे काउंटर बोर और मैक्सिमम फ्लेंज लेंगे। तो 40.2 में से आप 39.8 को माइनस करेंगे तो 0.4 का यहाँ पर आपको क्लियरेंस मिलने वाला है, मिनिमम क्लियरेंस मिलने वाला है। ठीक यही यहाँ पर दिखाया गया है कैलकुलेशन के माध्यम से। काउंटर बोर का आपको साइज दिया गया था 40, अपर डेविएशन 0.4 दिया गया था तो कितना आ जाएगा मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज 40.4 आएगा। लोअर डेविएशन आपको 0.2 दिया गया था तो 40 में 0.2 ऐड करेंगे तो 40.2 मिनिमम लिमिट ऑफ साइज आएगी। सेम फ्लेंज के कंडीशन में 40 बेसिक ही है, 0.2 वहाँ पर माइनस में दिया गया था उसका अपर डेविएशन, तो टोटल आएगा मैक्सिमम लिमिट 39.80। इसी प्रकार जो आपका लोअर डेविएशन 0.3 दिया गया था माइनस में, जब उसको 40 में ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 39.7 मिनिमम लिमिट ऑफ साइज निकल के आएगी। अब मिनिमम क्लियरेंस कैसे कैलकुलेट किया हमने फ्लेंज और काउंटर बोर के मध्य, तो उसके लिए मिनिमम काउंटर बोर का साइज लिया और मैक्सिमम फ्लेंज का साइज। मिनिमम काउंटर बोर 40.2, मैक्सिमम फ्लेंज है 39.8, टोटल कितना आ जाएगा 0.4 यहाँ पर क्लियरेंस निकल के आ जाएगा मिनिमम। तो आशा करते हैं ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी, मिनिमम क्लियरेंस भी आपको समझ में आया होगा, मैक्सिमम क्लियरेंस आया होगा समझ में कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये शाफ्ट हुज बिग डायमीटर इज 100 एंड स्मॉल डायमीटर इज 70 यहाँ पर कोई एक शाफ्ट है जिसका बड़ा डायमीटर कितना है 100 है और छोटा डायमीटर कितना है 70 है। लेंथ ऑफ टेपर इज 150 150 टेपर लेंथ दी गई है जिसमें हमें टेपर टर्निंग करनी है। तो उसके लिए टेपर एंगल क्या होगा, जब टेपर एंगल कैलकुलेट कब किया जाता है, तो जब हम कंपाउंड स्लाइड या कंपाउंड रेस्ट के मेथड से टेपर टर्निंग करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, टेपर एंगल कैलकुलेट करना होता है, जिसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर D-D/2L, जहाँ D कैपिटल बड़ा डायमीटर, D स्मॉल छोटा डायमीटर और L क्या हो गया, टेपर लेंथ हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम थीटा निकालते हैं तो ये टेन थीटा की वैल्यू आती है। ठीक, अगर हम इस ऊपर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू 0.1 आएगी। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर टेन इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए होता है या फिर लॉग टेबल वगैरह चाहिए, फिर हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, तो इससे बचने के लिए
आप सिंपली एक दूसरा फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं जिससे डायरेक्टली बिना tan इनवर्स के आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो क्या होता है, तो थीटा बराबर d माइनस डी बाई 2l इंटू 630/11। ठीक, ये सीधा सीधा रेडियन को डिग्री में चेंज कर दिया है इसने। अगर आप इसी फार्मूले को, चूंकि फार्मूला ऊपर भी यही था d माइनस डी बाई 2l, इसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 630/11 से, तो ये डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थीटा में। जो भी आपका होगा वैल्यू डायरेक्ट आपकी निकल के आ जाएगी। तो कैपिटल डी आपको 100 दिया गया है, स्मॉल डी 70 है, लेंथ ऑफ टेपर 150 mm है, थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, फार्मूले में रख देते हैं। कैपिटल डी 100, स्मॉल डी 70, एल की वैल्यू 50 रख दिया आपने, 630/11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कितना निकल के आया, 5.727 निकल के आ गया आपका। ठीक, टोटल कितना थीटा निकल के आया, 5.727। अब चूंकि ये डिग्री में है तो 5 आपका पूरा पूरा यूनिट है, पूरा होल नंबर है, इसलिए 5 डिग्री हो जाएगा। 7 to 7, अब ये चूंकि डिग्री है इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अराउंड आपका 44 मिनट के करीब आएगा। तो टोटल कितना आएगा, 5 डिग्री 44 मिनट यहाँ पर आपका निकल के आएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्या करना था आपको, यहाँ पर कैपिटल डी दिया गया था, स्मॉल डी दिया गया था, टेपर की लेंथ दी गई थी, आपको कैलकुलेट करना था कि उसका जो टोटल टेन थीटा है कितना हो जाएगा। ठीक, मतलब एंगल ऑफ टेपर कितना होगा। ठीक है, तीन चीज़ें बेसिकली पूछी जाती हैं यहाँ से, तीनों को फार्मूला ध्यान में होना चाहिए। के अगर आपको पूछा जाता है रेशियो तो ये होता है d माइनस डी बाई 2। अगर यहीं पर के की जगह पर के ना पूछ के क्या पूछ लिया जाए, थीटा पूछ लिया जाए, तो d माइनस डी बाई 2l हो जाता है। ये थीटा ना पूछ के ऑफसेट पूछ लिया जाए तो d माइनस डी बाई 2l इंटू यल हो जाता है। ये तीनों फार्मूले एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। कई बार ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ ए टेपर्ड पिन शोन इन बिलो फिगर। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसका स्मॉलेस्ट डायमीटर क्या होगा। ये बड़ा डायमीटर कितना दिया गया है, तो ये 20 mm दिया गया है। टेपर की लेंथ कितनी दी गई है, तो टेपर की लेंथ आपको दी गई है 200। स्मॉलेस्ट डायमीटर आपको कैलकुलेट करना है, टेपर रेशियो कितना है, 1/50 का है। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि टेपर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, तो d माइनस डी बाई यल होता है। कैपिटल डी आपको 20 दिया गया है, स्मॉल डी निकालना है, एल आपको 200 दिया गया है, टेपर रेशियो 1:50 दिया गया है। इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डी बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 16 mm निकल के आएगा। मीन्स यहाँ पर जो छोटा वाला डायमीटर होगा कितना होगा, 16 mm होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ चेंज गियर फॉर कटिंग थ्रेड विथ ए पिच ऑफ 3 mm ऑन ए लेथ विथ ए लीड स्क्रू ऑफ 6 mm। अब सभी को पता है जब हम लोग लेथ पे थ्रेड कटिंग करते हैं तो उसके लिए ड्राइवर गियर और ड्रिबन गियर का रेशियो निकालना पड़ता है। तो यदि आपका मेट्रिक से मेट्रिक है या ब्रिटिश से ब्रिटिश है तो सिंपल फार्मूला प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है, ड्राइवर और ड्रिबन का जो गियर रेशियो होता है, एक ही फार्मूला आपको केवल याद में रखना है, पिच या फिर लीड ऑफ जॉब बटा पिच या लीड ऑफ लीड स्क्रू। चाहे पिच कहिए या फिर लीड कहिए, दोनों सेम कंडीशन में यूज होता है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, लीड ऑफ द जॉब बटा लीड ऑफ लीड स्क्रू। पहले ऊपर क्या होगा, जॉब होगा, फिर नीचे लीड स्क्रू होगी। पिच दिया गया है तो पिच ले लीजिए, लीड दिया गया है तो लीड ले लीजिए। पिच ऑफ जॉब बटा पिच ऑफ लीड स्क्रू, या लीड ऑफ जॉब या लीड बटा लीड स्क्रू, लीड ऑफ लीड स्क्रू। इसी फार्मूले से आप इसको याद रखें, टोटल ड्राइवर और ड्रिबन का आप गियर रेशियो निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर पिच ऑफ जॉब हमें कितना दिया गया था, 3 mm दिया गया था, और पिच ऑफ लीड स्क्रू कितनी थी, 6 mm थी। फार्मूला क्या होता है गियर रेशियो का, ड्राइवर बटा ड्रिबन बराबर पिच ऑफ जॉब। पिच ऑफ जॉब कितना दिया गया है, 3 mm दिया गया है, बटा पिच ऑफ लीड स्क्रू का पिच कितना दिया गया है, 6 mm दिया गया है। 3/6 जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 ड्राइवर और ड्रिबन का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा से आप समझ लीजिए। क्या आया है, ड्राइवर बटा ड्रिबन बराबर आया आपका 1/2। मतलब अगर इसी को मान लीजिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20। अगर ड्राइवर का जो ड्राइवर गियर है पुली है, इसका डायमीटर अगर 10 mm होगा तो ड्रिबन का डायमीटर कितना होगा, 20 mm होगा। ठीक,
कितना होगा ड्राइवर 10 mm होगा और ड्रिबन कितना होगा 20 mm होगा। मतलब जब ये एक चक्कर काटेगा उतने में ये क्या करेगा जब ये आपका ड्राइवर एक चक्कर काटेगा उतने में केवल आधा चक्कर काटेगा, या कह सकते हैं जब ड्राइवर 2 चक्कर घूमेगा तो ड्रिबन कितना घूमेगा 1 चक्कर घूमेगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ भी देख सकते हैं आप कि जो लीड स्क्रू की लीड है ये 6 mm है, और जो जॉब पे लीड काटनी है वो कितनी है 3 mm की काटनी, मीन्स उससे कम काटनी है। तो लीड स्क्रू अपने एक रोटेशन में कितना बढ़ेगा 6 mm बढ़ेगा, जबकि जॉब एक रोटेशन में कितना बढ़ेगा 3 mm बढ़ेगा। तो इसका डायमीटर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए जो ड्रिबन है, और ये जो ड्राइवर है इसका डायमीटर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इससे कम होना चाहिए। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो इसी से मिलता जुलता हमने वहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी लिया है, जस्ट वेट ए मिनट। तो दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, कैलकुलेट द गियर ट्रेन फॉर कटिंग ये स्क्रू थ्रेड ऑफ 3 mm पिच ऑन ये लेथ हैविंग ए लीड स्क्रू ऑफ 4 TPI। अब यहाँ पर उसमें दोनों सेम था, mm ही दिया गया था। यहाँ पर एक आपका यूनिट में दिया गया है और एक इसमें दिया गया है ब्रिटिश सिस्टम में दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लोगों को प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को कैलकुलेशन करते समय। जनरली वो लोग न्यूमेरिकल या तो टिक मार देते हैं तुक्का के बेसिस पर, या इसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, कैसे आप इसको इजीली कैलकुलेट करेंगे समझिएगा। क्या दिया गया है, कटिंग ए स्क्रू थ्रेड ऑफ 3 mm पिच, जो जॉब पर हमें थ्रेड काटनी है उसकी पिच कितनी है 3 mm है, और लीड स्क्रू की पिच क्या है 4 TPI है, 4 थ्रेड पर इंच है लीड स्क्रू की। मतलब कह सकते हैं हमें ब्रिटिश लेथ पर मीट्रिक थ्रेड काटनी है, कुछ इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहले इसी को हम निपटारा करते हैं। लीड स्क्रू की लीड कितनी दी गई है 1/4 इंच दी गई है। पिच हमें काटनी कितने हैं में काटनी है, तो इस 1/4 को हम क्या करेंगे में कैलकुलेट करेंगे। अब चूंकि आप कहेंगे यहाँ 4 TPI थी, आपने यहाँ 1/4 क्यों लिखा, तो हमें पता है लीड बराबर क्या होता है 1/TPI होता है। लीड मतलब 1/TPI नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, इसका रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए यहाँ हमने क्या लिखा 1/4 लिखा। अब इसको हम क्या करेंगे में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 इंच में आप सभी को पता है 25.4 होता है। 25.4 को अगर दशमलव से हटाकर सिंपल फॉर्म में लिखें तो इसी को लिखा जाता है 127/5। 25.4 को ही क्या लिखते हैं 127/5 लिखते हैं। जब गुणा करेंगे 4 को 5 से तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें 1/4 इंच का मतलब क्या हो जाएगा 127/20 mm। तो यहाँ पर 1/4 इंच इंच में था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस में में। तो कितना आया 127/20 mm। ये क्या हो गई लीड स्क्रू की पिच हो गई। अब हमें जॉब की पिच पता ही है कितनी है, तो पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड कितना दिया गया था 3 mm दिया गया था। फार्मूला हमने आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया कि गियर रेशियो ड्राइवर बटा ड्रिबन निकालने के लिए लीड ऑफ जॉब आपको पता होनी चाहिए बटा लीड ऑफ लीड स्क्रू, यही दो चीज पता है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लीड ऑफ जॉब यहाँ पर कितनी है 3 है, और लीड ऑफ लीड स्क्रू कितना है 127/20 है। 20 नीचे है, बटा में ये चला जाएगा ऊपर, तो गुणा में आ जाएगा। तो 3 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ड्राइवर और जो ड्रिवन का रेशियो होगा ये कितना आएगा 60/127। मतलब ड्राइवर पर कितने दांते होंगे 60 दांते होंगे, और ड्रिवन पर कितने दांते होंगे 127 दांते होंगे। ये गियर आप इस पे प्रयोग कर सकते हैं, सिंपल था। यहाँ पर जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि मतलब ब्रिटिश लेथ पर मीट्रिक थ्रेड काटनी हो या मीट्रिक लेथ पर ब्रिटिश थ्रेड काटनी हो, तो सबसे पहले आपको दोनों की यूनिट समान करनी है। अगर में करना चाहते हैं तो दोनों को में कन्वर्ट करिए, इंच में करना चाहते हैं तो दोनों को इंच में। अब ये में दिया गया है तो इसको हम में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हमने 1/4 को इंच में कन्वर्ट कर इंच से में कन्वर्ट किया। ये आपको यहाँ TPI दी गई थी, TPI से हमने क्या निकाला लीड निकाला। लीड बराबर क्या होती 1/TPI होती, इसीलिए ये 1/4 यहाँ पर लिखा था। अब आपका दोनों सेम हो गया तो फार्मूला आपको पता ही है ड्राइवर बटा ड्रिवन का रेशियो लीड ऑफ जॉब बटा लीड ऑफ लीड स्क्रू, इसके प्रयोग से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो गियर का अरेंजमेंट होगा। जो पहला आपका ड्राइवर गियर होगा ये बड़ा होगा, इसमें कितने दांते होंगे 127 दांते होंगे। दूसरा आपका ये 60 दांतों वाला क्या लगेगा ड्रिबन गियर लगेगा। इसके बीच में हमें एक आइडलर गियर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपाउंड गियर ट्रेन टाइप हो जाती है, थोड़ी सी सिंपल गियर ट्रेन ही है, बट यहाँ पर हमें एक आइडलर गियर बीच में लगाना होता है, जिसका काम क्या होता है ये इन दोनों के रोटेशन की दिशा को
बदल देता है। ठीक, ये दोनों अगर डायरेक्टली कनेक्ट होंगे तो एक ही दिशा में रोटेट करेंगे। इनकी डायरेक्शन को बदलने के लिए बीच में एक आइडलर गियर लगा दिया जाता है, जिसका गियर रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, किसी भी नंबर का हम उस पर लगा सकते हैं, जो भी हमारे पास स्पेशल गियर उपलब्ध होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द पॉइंट एंगल ऑफ ए चीजल इज 60 डिग्री इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 39.5, कैलकुलेट क्लियरेंस एंगल। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है चीजल वाले टॉपिक से। तो सबसे पहले इसके आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। बेसिकली आप लोगों ने चिपिंग किया होगा वर्कशॉप में, या फिर आपने चीजल का बेसिक अच्छे से समझ रखा होगा। तो क्या होता है, जब भी जॉब पर हम चिपिंग करते हैं तो चीजल को एक पर्टिकुलर एंगल में झुका के चिपिंग की जाती है। ठीक, अगर आप इसको स्ट्रेट करेंगे तो चिपिंग नहीं हो पाएगी, पूरा लिटा के करेंगे तो भी चिपिंग नहीं होगी। एक आपको पर्टिकुलर एंगल में क्या करना होता है, इसको झुका के वर्कपीस की सतह से आपको चिपिंग करनी होती है, जो कि अलग अलग मतलब मेटर के लिए अलग अलग होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया गया है माइल्ड स्टील, उसका पॉइंट एंगल 55 डिग्री होता है, तो यहाँ पर पूछता है इंक्लानेशन एंगल 34.5 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लानेशन आपको दिया जाता है, जो कि चार्ट के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बेसिकली एंगल बनते हैं जब ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, ये आपको देखना है। इससे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये मान लीजिए क्या है, वर्क पीस की सरफेस है जिस पर हम चिपिंग कर रहे हैं, और ये सरफेस उसके 90 डिग्री की सरफेस है। और ये हमारी क्या है, चीजल है, जिसके द्वारा हमें क्या करना है, चिपिंग करना है। तो चीजल की जो निचली सतह है, ठीक, मतलब चीजल की जो निचली सतह है और वर्क पीस की जो सरफेस है, ठीक, चीजल की निचली सतह जो है और वर्कपीस की जो सरफेस है, इसके बीच का जो एंगल बनता है, एक बार फिर से देखेंगे। चीजल की देखिए, ये आपका हो गया ऊपरी सतह और ये निकल रही निचली सतह। तो जो चीजल की निचली सतह है और वर्कपीस की सरफेस है, इसके बीच जो एंगल बनता है, इसे हम अल्फा से लिखते हैं और कहा जाता है क्लियरेंस एंगल। क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल, कि जॉब और चीजल के मध्य कितना आपने क्लियरेंस दे रखा है चिपिंग के लिए, तो ये हो जाता है क्लियरेंस एंगल। दूसरा देखेंगे, दूसरा, ये जो चीजल की अपर सरफेस होती है, ऊपरी वाली सरफेस, जिसे आप टॉप सरफेस कह सकते हैं, चीजल की टॉप सरफेस या कटिंग टूल की टॉप सरफेस, और वर्क पीस के लंबवत पीस, वर्क पीस के 90 डिग्री पर जो सरफेस है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इसको हम गामा से लिखते हैं और इसे कहा जाता है रैक एंगल। क्या कहा जाता है इसे, रैक एंगल के नाम से जानते हैं। लिखते किसे हैं, गामा से। टॉप सरफेस और लंबवत सरफेस के बीच में कौन सा एंगल होता है, रैक एंगल होता है। और बॉटम सरफेस और वर्कपीस की सरफेस, इनके बीच का एंगल क्या होता है, ये क्लियरेंस एंगल होता है। और जो कटिंग टूल है, जैसे चीजल ही है, तो चीजल की टॉप सरफेस और उसकी बॉटम सरफेस, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है, इसको कहा जाता है पॉइंट एंगल, और इस पॉइंट एंगल को बीटा के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं तीनों कोण समझ में आया होगा। रैक एंगल क्या होता है, टॉप सरफेस, और एक बार कलर को हम आपको चेंज करके दिखाते हैं इसको। ठीक, जो यहाँ पर टॉप सरफेस है, ये वाली इस टॉप सरफेस और लंबवत सरफेस, इनके बीच का जो एंगल यहाँ पर बनेगा अल्फा, इसको कहेंगे रैक एंगल। बॉटम सरफेस और यहाँ पर जो वर्कपीस की सरफेस है, इसके बीच जो एंगल बनेगा अल्फा, इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्लियरेंस एंगल। टॉप और बॉटम सरफेस के बीच जो एंगल बनेगा, इसको कहा जाएगा पॉइंट एंगल। तो इन तीनों एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, आपको कई बार दे दिया जाता है, जैसे पॉइंट एंगल 60 डिग्री दे दिया गया, अल्फा, अल्फा का मतलब हो गया क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री दे दिया गया। अब पूछ लिया गया आपसे रेक एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल आपका एंगल कितना बनता है, तो टोटल एंगल है आपका 90 डिग्री, जिसमें से ये हो गया 10 और इतना हो गया 60, तो 60 और 10 कितना हो गया 70। 70 माइनस करेंगे 90 में से, तो रैक एंगल कितना निकल के आ जाएगा, 20 डिग्री रैक एंगल निकल के आ जाएगा। बट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया गया और चीजल का पॉइंट एंगल दिया गया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, इसको भी समझेंगे। तो जो चीजल की सेंटर लाइन है, ठीक, ये हो गई आपकी टॉप सरफेस, ये हो गई बॉटम सरफेस, इसके बीच जो आपकी ये सेंटर लाइन है, तो चीजल की सेंटर लाइन से और जॉब की सरफेस के बीच जो एंगल बनता है, ठीक, इस जो चीजल की सेंटर एक्सिस लाइन है और जो जॉब की सरफेस है, इसके बीच जो एंगल बनता है, इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मीन्स चीजल को हम कितने डिग्री पर झुका के प्रयोग कर रहे हैं,
वही क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो क्वेश्चन में हमारे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया गया है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया गया है 39.5 डिग्री दिया गया है। दूसरा हमें दिया गया है ये पॉइंट एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। अब वो कह रहा है कैलकुलेट कीजिए इस वाले एंगल को। कौन से वाले एंगल को, तो कैलकुलेट करना है आपको इस क्लियरेंस एंगल को, इस अल्फा की वैल्यू को। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट एंगल है यहाँ से यहाँ तक, इस सेंटर लाइन क्या कर रही है, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो दो बराबर भागों का मतलब क्या है कि ये भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये दूसरा वाला ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। टोटल कितना दिया गया है आपको, 39.5 दिया गया है। इतना कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 39.5 में से हम 30 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, या 9.5 बचेगा। वही क्या हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। फिर से देखेंगे, ये टोटल जो आपका पॉइंट एंगल है 60 डिग्री है। सेंटर रेखा इसको क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। तो 30 डिग्री इधर हो जाएगा और 30 डिग्री आपका इधर हो जाएगा। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टोटल कितना दिया गया है, 39.5 दिया गया है। तो हमें क्लियरेंस एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्लियरेंस एंगल निकालने के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टोटल में से हमें इस आधे वाले एंगल को माइनस कर देना होगा 30 को। तो हमें ये नीचे वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में से जब हम पॉइंट एंगल की हाफ को माइनस करेंगे तो क्लियरेंस एंगल हमें मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा, 9.5 डिग्री आ जाएगा। देख लेते हैं। ठीक, तो फार्मूला से चाहे आप याद रखिए, चाहे आप इसको कंसेप्चुअल याद रखिए। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में से हम पॉइंट एंगल के हाफ को माइनस करेंगे 39.5 में से 60/2 मीन्स 30 को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो क्लियरेंस एंगल अल्फा की वैल्यू 9.5 डिग्री निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि मान लीजिए अगर जो आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, ठीक, जो ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव कोण है, ये अगर आपका कम हो जाए, ठीक, क्या हो जाए, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम हो जाए। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम होने से क्या होता है, क्योंकि उसका पॉइंट एंगल तो वेरी करेगा नहीं। पॉइंट एंगल जितना था वो जितना था उतना ही रहेगा। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम होने से क्या होता है, क्लियरेंस एंगल आपका एकदम से कम होता जाता है। ठीक, क्लियरेंस एंगल एकदम से आपका क्या होता है, कम हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या करेगी, चीजल हमारी वर्कपीस से स्लिप हो जाएगी। क्या कर जाएगी, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होता जाएगा वैसे वैसे क्लियरेंस एंगल भी कम होता जाएगा और रैक एंगल बढ़ता जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान रखना है, क्या बढ़ेगा, जैसे जैसे ये नीचे आती जाएगी तो यहाँ पर ऊपर का एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक क्लियरेंस एंगल घटेगा। तो जब भी आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है, घटता है, तो क्लियरेंस एंगल क्या होता है, घट जाता है, और रैक एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, इससे चीजल स्लिप कर जाएगी और मेटल को कट नहीं करेगी। किस किस कंडीशन में, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम है या क्लियरेंस एंगल कम है, या कह लीजिए रैक एंगल ज़्यादा है, तो चीजल स्लिप करेगी, मेटल को कट नहीं करेगी। दूसरी क्या कंडीशन है, तो दूसरी कंडीशन है अगर आप एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को ज़्यादा कर देते हैं। ठीक, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ज़्यादा होगा तो क्लियरेंस एंगल की वैल्यू भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होने से क्लियरेंस एंगल ज़्यादा होता है और ये रैक एंगल की वैल्यू कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में चीजल हमारी मेटल को कट ना करके क्या हो जाएगी, इसी के अंदर पेनिट्रेट करने लगेगी। चीजल क्या करेगी, वर्कपीस के अंदर पेनिट्रेट करेगी, सीधा सीधा धंसने लगेगी, मेटल को परफेक्टली रिमूव नहीं कर पाएगी। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके कंसेप्ट को क्लियर किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो इसके इसरो के बीएसएससी एसटीएससी सैक एचएसएफसी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आने की उम्मीद है उसको हमने डिस्कस किया, या जिनका एनएफसी सेकंड स्टेज का पेपर है उनके लिए भी ये सारे न्यूमेरिकल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हैवी वाटर बोर्ड का पेपर 23 तारीख 22-23 में आने वाला है, इसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। किसी भी टेक्निकल एग्जाम में जाने से पहले आप इन दोनों वीडियो को देख कर जाइएगा। तो यहाँ से आपके लगभग कहा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन के करीब क्लियर हो जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन आपको इन दोनों वीडियो में से ही मिलने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए ऐसे हमारे साथ। कीप इन टच, टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।